अध्याय 6 कल्पना। मस्तिष्क की वर्कशॉप अमीरी की दिशा में 5वां कदम। कल्पना सचमुच वो वर्कशॉप है जहां इंसान द्वारा बनाए गए सभी प्लान सही आकार में ढलते हैं। यहां मस्तिष्क की कल्पना की शक्ति द्वारा संवेग या इच्छा को आकार, रूप और कार्यरूप दिया जाता है। ये कहा गया है कि इंसान जिस चीज की कल्पना कर सकता है वो उसकी रचना भी कर सकता है। अपनी कल्पना शक्ति की मदद से इंसान ने पिछले 50 वर्षों के दौरान प्रकृति की शक्तियों को जितना खोजा है और उनका जितना दोहन किया है, उतना इससे पहले मानव जाति के पूरे इतिहास में नहीं हुआ। उसने हवा को पूरी तरह से जीत लिया है और उड़ने के मामले में पक्षियों को बुरी तरह पीछे छोड़ दिया है। उसने करोड़ों मील दूर स्थित सूर्य का भार मालूम कर लिया है और उसका विश्लेषण कर लिया है और कल्पना की मदद से ये निर्धारित कर लिया है कि ये किन तत्वों द्वारा बना है। उसने वाहनों की गति बढ़ा ली है और अब वो 600 मील प्रति घंटे से भी अधिक की रफ्तार से यात्रा कर सकता है। तर्क की दृष्टि से इंसान की इकलौती सीमा उसकी कल्पनाशीलता के विकास और प्रयोग को लेकर है। वो अपनी कल्पना शक्ति के प्रयोग के विकास के शिखर पर अब भी नहीं पहुंचा है। उसने तो सिर्फ ये खोजा है कि उसके पास कल्पनाशीलता है और उसने बहुत ही प्रारंभिक तरीके से इसका प्रयोग करना शुरू किया है। कल्पना के दो रूप। कल्पना दो रूपों में कार्य करती है। एक रूप है संश्लिष्ट कल्पना और दूसरा है रचनात्मक कल्पना। संश्लिष्ट कल्पना, इस शक्ति के द्वारा इंसान पुरानी अवधारणाओं, विचारों या योजनाओं को नए कॉम्बिनेशन में व्यवस्थित कर सकता है। इस शक्ति से कुछ नहीं रचा जाता। ये केवल अनुभव, शिक्षा और अवलोकन की सामग्री के हिसाब से काम करती है। आविष्कार करने वाले लोग अधिकतर इसी शक्ति का प्रयोग करते हैं। इसका अपवाद सिर्फ जीनियस है, जो अगर संश्लिष्ट कल्पना द्वारा अपनी समस्या को नहीं सुलझा पाता तो वो रचनात्मक कल्पना शक्ति का सहारा लेता है। रचनात्मक कल्पना शक्ति के द्वारा इंसान का सीमाबद्ध मस्तिष्क, फाइनाइट माइंड, अनंत प्रज्ञा, इन्फिनिट इंटेलिजेंस से सीधे संपर्क करता है। ये वो शक्ति है जिसके द्वारा प्रेरणा और आभास प्राप्त किए जाते हैं। इसी शक्ति के द्वारा सभी मूलभूत या नए विचार इंसान को प्रदान किए जाते हैं। इसी शक्ति के द्वारा कोई इंसान दूसरे इंसानों के अवचेतन मस्तिष्क के साथ संवाद कर पाता है। रचनात्मक कल्पना अपने आप काम करती है, जिसका वर्णन आगे आने वाले पृष्ठों में किया गया है। ये शक्ति तभी कार्य करती है जब चेतन मस्तिष्क बहुत तेज गति से काम कर रहा हो। उदाहरण के तौर पर, जब चेतन मस्तिष्क प्रबल इच्छा के भाव के द्वारा प्रेरित होता है। रचनात्मक कल्पना शक्ति को प्रयोग के द्वारा जितना विकसित चौकस रहती है, किया जाता है ये उतनी ही। बिजनेस, उद्योग, फाइनेंस के महान लीडर और महान कलाकार, संगीतकार, कवि और लेखक महान इसलिए बनते हैं क्योंकि उन्होंने रचनात्मक कल्पना की शक्ति को विकसित कर लिया है। कल्पना की संश्लिष्ट और रचनात्मक शक्तियां प्रयोग के द्वारा अधिक सशक्त बन जाती है। ठीक उसी तरह जिस तरह शरीर की कोई मांसपेशी या अंग उपयोग के द्वारा सुदृढ़ बन जाता है। इच्छा केवल एक विचार है, एक संवेग है। ये धुंधली और क्षणिक है। ये अमूर्त और अव्यावहारिक है और इसलिए इसका तब तक कोई मूल्य नहीं है जब तक कि इसे इसके भौतिक समतुल्य में नहीं बदला जाता। चूंकि इच्छा के संवेग को धन में रूपांतरित करने की प्रक्रिया में संश्लिष्ट कल्पना का प्रयोग अधिकतर किया जाएगा, इसलिए आपको इस तथ्य को अपने दिमाग में रखना चाहिए कि आपको ऐसी परिस्थितियों और स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है जिनमें आपको रचनात्मक कल्पना के प्रयोग की भी आवश्यकता हो। अपनी कल्पना को थोड़ा व्यायाम कराएं। हो सकता है कि प्रयोग के अभाव में आपकी कल्पना शक्ति थोड़ी कमजोर हो गई हो। इसे प्रयोग के द्वारा फिर से जगाया जा सकता है और सशक्त बनाया जा सकता है। ये शक्ति कभी नहीं मरती, हालांकि ये संभव है कि प्रयोग के अभाव में ये सोई हुई हो। फिलहाल संश्लिष्ट कल्पना के विकास पर अपना ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि यही वो शक्ति है जिसके प्रयोग के द्वारा आप अपनी इच्छा को धन में रूपांतरित कर पाएंगे। इच्छा के अमूर्त संवेग को धन के मूर्त यथार्थ में रूपांतरण के लिए आपको योजना बनानी होगी। ये योजना
या योजनाएं कल्पना की सहायता से बनाई जानी चाहिए और मुख्य रूप से संश्लिष्ट कल्पना शक्ति के माध्यम से ऐसा किया जाना चाहिए। पूरी पुस्तक को पढ़ जाएं और फिर इस अध्याय पर आएं और तत्काल अपनी कल्पना को योजना बनाने के काम पर लगा दें, जिसके द्वारा आपकी इच्छा धन में रूपांतरित हो सके। योजनाओं के बनाने के लिए विस्तृत निर्देश लगभग हर अध्याय में दिए गए हैं। इनमें से जो निर्देश आपकी आवश्यकताओं के हिसाब से सर्वश्रेष्ठ लगें, उनका पालन करें। और अगर आपने पहले से ही ऐसा न किया हो तो आप अपने प्लान को लिख लें। जिस क्षण आप इसे पूरा कर लेते हैं, उसी क्षण आप निश्चित रूप से अमूर्त इच्छा को मूर्त रूप दे देते हैं। पिछले वाक्य को एक बार और पढ़ें। इसे जोर से पढ़ें, धीमी गति से, और जब आप ऐसा करें तो याद रखें कि जिस क्षण आप अपनी इच्छा के वक्तव्य या इसकी प्राप्ति की योजना को लिख लेते हैं, उसी वक्त आप दरअसल पहला कदम उठा लेते हैं, जिसकी मदद से आप अंततः अपने विचार को इसके भौतिक समतुल्य में बदल पाएंगे। नियम जो अमीरी की तरफ ले जाते हैं, वो धरती जहां आप रहते हैं, आप और हर भौतिक वस्तु विकासवादी परिवर्तन का परिणाम है, जिसके द्वारा पदार्थ के सूक्ष्म कण क्रमबद्ध रूप में सुव्यवस्थित और नियोजित किए गए हैं। यही नहीं, और ये वक्तव्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, आपके शरीर की कई विलियन कोशिकाओं में से प्रत्येक का हर अणु ऊर्जा के अमूर्त रूप में प्रारंभ हुआ था। ये धरती और पदार्थ, इच्छा एक विचार संवेग है। विचार संवेग ऊर्जा का रूप है। जब आप धन कमाने के विचार संवेग या इच्छा से प्रारंभ करते हैं, तो आप अपनी सेवा में उन्हीं शक्तियों का प्रयोग करते हैं जिनके द्वारा प्रकृति ने इस धरती की रचना की है और इस ब्रह्मांड के हर पदार्थ और आकार की रचना की थी, जिसमें वो शरीर और मस्तिष्क भी शामिल है, जिसमें विचार संवेग कार्य करते हैं। आप उन नियमों की मदद से अमीर बन सकते हैं जो अपरिवर्तनीय हैं, परंतु पहले आपको इन नियमों से परिचित होना चाहिए और उनका प्रयोग करना सीखना चाहिए। लेखक की ये आशा है कि अगर इन सिद्धांतों को बार बार दोलग्या जाए और इनका हर संभव कोण से वर्णन किया जाए, तो शायद आपके सामने वो रहस्य प्रकट हो जाए जिसके द्वारा ढेर सारी दौलत इकट्ठी की जाती है। ये अजीब और विरोधाभासी लगता है कि ये रहस्य दरअसल रहस्य नहीं है। प्रकृति इसी धरती पर इसका विज्ञापन करती है जिसमें हम रहते हैं। हमारी धरती, सितारे, ग्रह, हमारे ऊपर और चारों तरफ मौजूद तत्व, घास का हर तिनका और हमारी आंखों को दिखाई देने वाला हर जीवित प्राणी इस रहस्य को उजागर करते हैं। आगे आने वाले सिद्धांत कल्पना की समझ का रास्ता खोल देंगे। जब आप पहली बार इस फिलॉसफी को पढ़ें तो आप जितना समझ सकें उसे ग्रहण कर लें। इसके बाद इसे दोबारा पढ़ें और तब आप पाएंगे कि ऐसा कुछ हुआ है जिस वजह से ये अधिक स्पष्ट हो गई है, और तब आपको संपूर्ण स्थिति की अधिक व्यापक समझ प्राप्त होगी। सबसे बड़ी बात यह कि आप इन सिद्धांतों के अध्ययन में न तो रुकें, नहीं झिझकें, जब तक कि आप इस पुस्तक को कम से कम 3 बार पूरा न पढ़ लें, क्योंकि इसके बाद आप इस पुस्तक को पढ़ना कभी बंद नहीं करेंगे। कल्पना का व्यावहारिक प्रयोग कैसे किया जाए? विचार अमीरी का शुरुआती बिंदु है। विचार कल्पना द्वारा पैदा होते हैं। आइए हम कुछ सुपरिचित विचारों का परीक्षण करें जिनसे बहुत सारी दौलत कमाई गई है। ऐसी आशा है कि इन उदाहरणों से आपको उस तरीके के बारे में निश्चित जानकारी मिल जाएगी जिसके द्वारा कल्पना का प्रयोग अमीर बनने में किया जा सकता है। जादुई केतली। 50 साल पहले एक बूढ़ा देहाती डॉक्टर शहर में आया। उसने अपना घोड़ा बांधा और धीमे से वो एक दवाई की दुकान में पिछले दरवाजे से घुस गया और युवा ड्रग क्लर्क से चर्चा करने लगा। 1 घंटे तक बूढ़ा डॉक्टर और क्लर्क धीमे धीमे बातें करते रहे। फिर डॉक्टर बाहर गया। वो अपनी बग्धी के पास पहुंचा और उसने उसमें से एक बड़ी सी पुरानी केतली निकाली, एक बड़ा लकड़ी का पैडल भी, जिसका प्रयोग केतली के सामान को हिलाने में किया जाता था, और उसने इन चीजों को स्टोर के पिछवाड़े में रख दिया। क्लर्क ने केतली की जांच की, अपनी अंदर की जेब में हाथ डालकर नोट निकाले और डॉक्टर को दे दिए। क्लर्क ने डॉक्टर को कुल $500 दिए थे, जो उसकी पूरी बचत थी। डॉक्टर ने क्लर्क को एक छोटा सा कागज का टुकड़ा दिया जिस पर एक गोपनीय फॉर्मूला लिखा हुआ था।
उस छोटे से कागज पर लिखे हुए शब्द किसी राजा के खजाने के बराबर कीमती थे, परंतु डॉक्टर के लिए नहीं। ये जादुई शब्द केतली का उबलना शुरू करने के लिए आवश्यक थे, परंतु न तो डॉक्टर और न ही क्लर्क ये जानते थे कि इस केतली से कितना अथाह धन बरसेगा। बूढ़ा डॉक्टर केतली को $500 में बेचकर बहुत खुश था। क्लर्क अपने पूरे जीवन की बचत को एक कागज के टुकड़े और एक पुरानी केतली के लिए दांव पर लगाकर बहुत बड़ा जोखिम ले रहा था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके निवेश से केतली जब उबलेगी तो उसमें से पिघला हुआ सोना बहेगा, जो एक दिन अलादीन के चिराग के चमत्कारी प्रदर्शन को भी पीछे छोड़ देगा। क्लर्क ने दरअसल जो खरीदा था वो एक विचार था। पुरानी केतली और लकड़ी का पैडल और कागज पर लिखा हुआ एक गोपनीय संदेश तो साथ में मिले थे। केतली का चमत्कारी प्रदर्शन तब होना शुरू हुआ जब इसके नए मालिक ने गोपनीय निर्देशों के साथ एक ऐसा तत्व मिलाया जिसके बारे में डॉक्टर कुछ नहीं जानता था। सोचकर देखिए, क्या आप बता सकते हैं कि वो क्या था जो उस युवक ने गोपनीय संदेश के साथ मिलाया था, जिसकी वजह से केतली से सोना बरसने लगा? यहां पर आपको एक ऐसी वास्तविक कहानी बताई जा रही है जो कल्पना से भी अधिक हैरान करने वाली है। उन तथ्यों की कहानी जो एक विचार के रूप में प्रारंभ हुए। आइए हम सोने के उस विशाल ढेर की तरफ देखें जो इस विचार से उत्पन्न हुए। इसने बहुत धन कमाया है और आज भी ये दुनिया भर में उन लोगों को बहुत धन कमाकर दे रहा है जो केतली की सामग्री को करोड़ों लोगों तक पहुंचा रहे हैं। पुरानी केतली आज दुनिया में शक्कर के सबसे बड़े उपभोक्ताओं में से एक है और इस वजह से ये हजारों लोगों को गन्ना उगाने का शक्कर बनाने का और शक्कर बेचने का रोजगार उपलब्ध करा रही है। पुरानी केतली हर साल करोड़ों कांच की बोतलों को काम में लेती है, जिससे कांच का काम करने वाले बहुत से लोगों को रोजगार मिलता है। पुरानी केतली पूरे देश में क्लर्कों, स्टेनोग्राफर्स, कॉपीराइटर्स और एडवर्टाइजिंग विशेषज्ञों की फौज को रोजगार देती है। इसने उन दर्जनों कलाकारों को दौलत और शोहरत दिलाई है जिन्होंने इस प्रोडक्ट का विज्ञापन करते हुए बेहतरीन पिक्चर्स बनाई है। पुरानी केतली ने एक छोटे से दक्षिणी शहर को दक्षिण की बिजनेस राजधानी बना दिया है, जहां ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शहर के हर बिजनेस और हर नागरिक को लाभ पहुंचाती है। इस विचार का प्रभाव अब दुनिया के हर सभ्य देश को लाभ पहुंचाता है और इसे छूने वाले हर आदमी को सोने की बहती हुई धारा में से हिस्सा मिलता है। केतली से बरसते सोने ने दक्षिण के एक प्रसिद्ध कॉलेज को बनाया, जहां हजारों युवक और युवतियां सफलता के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। अगर पीतल की ये पुरानी केतली बोल सके तो ये हर भाषा में रोमांस की रोमांचक कहानियां सुनाएगी। प्रेम का रोमांस, बिजनेस का रोमांस, प्रोफेशनल पुरुषों और महिलाओं का रोमांस जो इसके द्वारा प्रतिदिन प्रेरित होते हैं। लेखक कम से कम एक ऐसे रोमांस के बारे में पूरी तरह से आश्वस्त है, क्योंकि वह इसका एक हिस्सा रहा है और ये उस स्थान से ज्यादा दूर शुरू नहीं हुआ था जहां ड्रग क्लर्क ने पुरानी केतली खरीदी थी। यहां पर लेखक अपनी पत्नी से मिला था और उसी ने लेखक को इस जादुई केतली के बारे में पहली बार बताया था। उस समय भी वे इस केतली में उबलने वाला सामान ही पी रहे थे जब लेखक ने उससे पूछा था, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? आप कोई भी हो, आप कहीं भी रहते हो, आप कोई भी काम करते हो। भविष्य में इतना याद रखें कि जब आप कोका कोला शब्द सुने तो आप ये याद कर लें कि दौलत और प्रभाव का ये साम्राज्य एक आशा कैंडलर ने उस विचार से शुरू हुआ था और ड्रग क्लर्क गोपनीय फॉर्मूले के साथ जो रहस्यमयी तत्व मिलाया था वह था कल्पना। ठहरिए और इसके बारे में एक पल सोचिए। ये भी याद रखें कि अमीरी के जो कदम इस पुस्तक में बताए गए हैं, उन्हीं के सहारे कोका कोला का प्रभाव दुनिया के हर शहर, स्वे, गांव और चौराहों पर फैला है और आपके मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाला हर विचार जो कोका कोला की तरह दमदार और संभावनापूर्ण हो, दुनिया भर की प्यास बुझाने वाले इस रिकॉर्ड की बराबरी कर सकता है। मैं क्या करूंगा अगर मेरे पास $10 लाख हों? यह कहानी उस पुरानी कहावत की सच्चाई सिद्ध करती है, जहां चाह वहां राह। ये मुझे प्रिय शिक्षाविद
और धर्मोपदेशक स्वर्गीय फ्रंक डब्ल्यू गुनसोलस ने सुनाई थी, जिन्होंने शिकागो के स्टॉकयार्ड वाले क्षेत्र में धर्मोपदेशक का अपना करियर शुरू किया था। जब गुनसोलस कॉलेज में पढ़ता था तो उसे हमारे शिक्षा तंत्र में कई दोष नजर आए। उसे विश्वास था कि अगर वो कॉलेज का प्रमुख बन जाए तो वो इन दोषों को दूर कर सकता है। उसने अपने मन में ये ठान लिया कि वो एक नया कॉलेज बनाएगा जिसमें वह अपने विचारों को आजमाएगा और शिक्षा के पारंपरिक तरीके से हटकर कुछ करेगा। उसे अपने इस प्रोजेक्ट के लिए $10 लाख की जरूरत थी। वो इतनी बड़ी रकम कहां से जुटा पाएगा? यही सवाल उस महत्वाकांक्षी युवा धर्मोपदेशक के विचार में हर पल कौंधता रहता था, परंतु वो इस दिशा में कोई प्रगति नहीं कर पा रहा था। हर रात को वो अपने बिस्तर पर इस विचार के साथ सोता था। हर सुबह इसी विचार के साथ वो नींद से जागता था। वो जहां भी जाता था, ये विचार उसके साथ साथ जाता था। वो इसे लगातार अपने दिमाग में बिठाता रहा, जब तक कि ये विचार प्रबल दीवानगी में नहीं बदल गया। दार्शनिक और धर्मोपदेशक होने के कारण डॉक्टर गुनसोलस ये बात समझते थे, जो जीवन में सफल होने वाले सभी लोग समझते हैं, कि लक्ष्य की निश्चितता ही वो शुरुआती बिंदु है जहां से इंसान को शुरुआत करनी चाहिए। वे ये भी जानते थे कि लक्ष्य निश्चित हो जाने के बाद वे जीवंत हो जाते हैं। उनमें जीवन और शक्ति का संचार होता है, खासकर तब जब उनके पीछे इस लक्ष्य को इसके भौतिक समतुल्य में रूपांतरित करने की एक धधकती हुई इच्छा हो। वे इन सारी महान सच्चाइयों को जानते थे, परंतु वे ये नहीं जानते थे कि उनके पास $10 लाख कहां से आएंगे। आमतौर पर इसका स्वाभाविक तरीका यही होता कि वे हार मान लेते और ये कहकर प्रयास करना छोड़ देते, मेरा विचार तो अच्छा है, परंतु मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इसके लिए आवश्यक $10 लाख नहीं जुटा सकता। अधिकांश लोगों ने बिल्कुल यही कहा होता, परंतु डॉक्टर गुनसोलस ने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने जो कहा और उन्होंने जो किया वो इतना महत्वपूर्ण है कि मैं अब उन्हें खुद ही अपनी बात कहने देता हूं। शनिवार की एक दोपहर में अपने कमरे में बैठा हुआ सोच रहा था कि अपनी योजनाओं को सफल बनाने के लिए मैं किस तरीके से आवश्यक धनराशि जुटाऊंगा। लगभग 2 सालों तक मैं सोचता ही रहा था, परंतु मैंने सोचने के अलावा कुछ नहीं किया था। अब कर्म करने का समय आ चुका था। मैंने तभी अपना मन बना लिया कि मैं एक सप्ताह में $10 लाख की राशि जुटा लूंगा। कैसे? मैं ये नहीं जानता था। महत्व की बात ये निर्णय लेना था कि मैं वो धनराशि एक निश्चित समय सीमा में जुटा लूंगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस क्षण मैं इस निश्चित निर्णय पर पहुंचा कि मैं आवश्यक धनराशि निश्चित समय सीमा में जुटाऊंगा, मुझे आश्वस्त करने वाली एक अजीब सी राहत महसूस हुई, जो मुझे इससे पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। मेरे अंदर जैसे कोई कह रहा था, तुम इस निर्णय पर बहुत पहले क्यों नहीं पहुंचे? ये धनराशि लंबे समय से तुम्हारा इंतजार कर रही है। घटनाएं तेजी से हुई। मैंने अखबार वालों को बुलाया और घोषणा की कि मैं अगली सुबह एक व्याख्यान दूंगा जिसका शीर्षक होगा, अगर मेरे पास $10 लाख हो तो मैं क्या करूंगा। मैं तत्काल व्याख्यान तैयार करने में जुट गया, परंतु मैं आपको सच बताऊं, ये काम मुश्किल नहीं था, क्योंकि मैं इस व्याख्यान को लगभग 2 साल से तैयार कर रहा था। आधी रात के काफी पहले मैंने व्याख्यान लिखना समाप्त कर लिया। मैं बिस्तर पर गया और विश्वास की अनुभूति के साथ सोया, क्योंकि मैं देख सकता था कि मेरे पास $10 लाख मौजूद थे और मैं उनका स्वामी था। अगली सुबह मैं जल्दी उठा, बाथरूम में गया, व्याख्यान को पढ़ा और अपने घुटने टेके और पूछा कि क्या मेरा प्रवचन किसी ऐसे आदमी का ध्यान आकर्षित कर सकता है जो आवश्यक धनराशि प्रदान कर सके। जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो मुझे वही आश्वस्त करने वाली अनुभूति एक बार फिर हुई कि धनराशि आने ही वाली है। मैं इतना रोमांचित था कि मैं व्याख्यान को साथ ले जाना भूल गया और मुझे ये बात तब तक पता नहीं चली जब तक कि मैं श्रोताओं के सामने खड़ा होकर उसे शुरू करने के लिए तैयार नहीं हो गया। अब अपने नोट्स लाने का वक्त नहीं था और उन्हें घर पर भूल आना मेरे लिए वरदान साबित हुआ। नोट्स के बजाय मेरे अवचेतन मस्तिष्क ने मुझे मेरी जरूरत का सारा सामान प्रदान किया।
जब मैं अपना प्रवचन शुरू करने के लिए खड़ा हुआ तो मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और मैं अपने सपनों के बारे में अपने दिल और आत्मा से बोला। मैंने न सिर्फ अपने श्रोताओं से बात की, बल्कि मुझे लगता है कि मैंने ईश्वर से भी बात की। मैंने बताया कि अगर ये धनराशि मेरे हाथों में रख दी जाए तो मैं $10 लाख से क्या कर सकता था। मैंने वो योजना विस्तार से बताई जो मेरे दिमाग में थी। मैंने बताया कि मैं किस तरह की महान शैक्षणिक संस्था बनाने जा रहा हूं, जहां युवा लोग व्यावहारिक चीजें करना सीखेंगे और साथ ही उनके मस्तिष्क का विकास भी होगा। जब मैंने भाषण समाप्त कर लिया और मैं बैठ गया तो पीछे की तीसरी पंक्ति से एक आदमी धीमे से अपनी कुर्सी से उठा और मेरी तरफ आगे बढ़ा। मैं हैरान था कि वो क्या करने के लिए मेरे पास आ रहा है। वो मंच पर आया, उसने अपना हाथ बढ़ाया और कहा, मुझे आपका प्रवचन पसंद आया। मुझे विश्वास है कि आपने जो कहा है वो आप सचमुच कर सकते हैं, बशर्ते आपके पास $10 लाख हों। ये सिद्ध करने के लिए कि मुझे आप में और आपके प्रवचन में विश्वास है, मैं आपको $10 लाख दे सकता हूं अगर आप कल सुबह मेरे ऑफिस में आ जाएं। मेरा नाम फिलिप डी आर्मर है। युवा गुनसोलस मिस्टर आर्मर के ऑफिस में गया और उसे $10 लाख मिल गए। उस धनराशि से उसने आर्मर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की नींव डाली, जिसे अब इलिनॉय इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ये $10 लाख उसके पास एक विचार के परिणाम के रूप में आए। इस विचार के पीछे एक इच्छा थी जिसे युवा गुनसोलस अपने दिमाग में लगभग 2 सालों से पाल रहा था। इस महत्वपूर्ण तथ्य की तरफ ध्यान दीजिए। जब वो अपने मस्तिष्क में निश्चित निर्णय पर पहुंच गया और उसने इसे हासिल करने की एक निश्चित योजना पर अमल करने का फैसला किया, उसके 36 घंटे बाद ही उसे ये धनराशि मिल गई। $10 लाख के बारे में युवा गुनसोलस के अस्पष्ट चिंतन और धुंधली आशा के बारे में कुछ नया या अद्भुत नहीं है। उसके पहले और उसके बाद भी बहुत से लोगों के मन में इसी तरह के विचार आए थे। परंतु उस यादगार शनिवार को जब वो अपने निर्णय पर पहुंचा तो उस निर्णय में कुछ भिन्न और अभूतपूर्व था। जब उसने अस्पष्टता को अलग हटा दिया और निश्चितता से कहा, मैं 1 सप्ताह में ये धनराशि जुटा लूंगा। इससे भी बड़ी बात यह है कि जिस सिद्धांत ने डॉक्टर गुनसोलस को $10 लाख दिलाए थे, वो सिद्धांत आज भी जीवित है। ये सिद्धांत आपके लिए भी काम कर सकता है। ये शाश्वत नियम आज भी उतने ही काम का है जितना कि ये पहले उस युवा धर्मोपदेशक के काम का था, जिसे अपने इरादों में जबरदस्त कामयाबी मिली थी। विचारों को नकदी में रूपांतरित कैसे करें? ये सोचे कि आशा कैंडलर और डॉक्टर फ्लैग के बीच में एक बात समान थी। दोनों ही इस प्रबल सत्य को जानते थे कि निश्चित लक्ष्य और निश्चित योजना की शक्ति के द्वारा विचारों को नकदी में बदला जा सकता है। अगर आप उन लोगों में से हैं जो ये विश्वास करते हैं कि सिर्फ कड़ी मेहनत और ईमानदारी से ही अमीरी आ जाएगी, तो इस विचार को अपने दिमाग से निकाल दें। ये सच नहीं है। अमीरी जब भी प्रचुरता में आती है, तो ये सिर्फ कड़ी मेहनत की बदौलत नहीं आती। अमीरी निश्चित मांग की प्रतिक्रिया के स्वरूप आती है और ये कुछ निश्चित सिद्धांतों के प्रयोग पर आधारित है। इसका किस्मत या भाग्य से कोई लेना देना नहीं है। आमतौर पर विचार ही कल्पना के सहारे कर्म को प्रेरित करता है। सभी मास्टर सेल्समैन जानते हैं कि जहां सामान नहीं बिक सकता, वहां विचार बिक सकते हैं। औसत सेल्समैन इस बात को नहीं जानते, इसीलिए वे औसत सेल्समैन होते हैं। कम कीमत की पुस्तकों के एक प्रकाशक ने एक खोज की जो आम तौर पर सभी प्रकाशकों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। उसने सीखा कि कई लोग पुस्तक के अंदर के शब्दों को नहीं खरीदते हैं, बल्कि वे शीर्षक खरीदते हैं। उसकी एक पुस्तक बिक नहीं रही थी। जब उसने इस पुस्तक का शीर्षक बदल दिया, तो इस पुस्तक की बिक्री 10 लाख प्रतियों से अधिक हो गई। ध्यान दे, पुस्तक के अंदर की सामग्री जरा भी नहीं बदली गई थी। उसने सिर्फ ऐस्तक का कवर फाड़ दिया था जिस पर वो शीर्षक डला था जो नहीं बिक रहा था, और उसने उसके स्थान पर एक नया कवर लगा दिया था जिस पर एक ऐसा शीर्षक था जो बॉक्स ऑफिस के हिसाब से आकर्षक था। हालांकि ये बहुत आसान लगता है, परंतु ये विचार तो है ही। ये कल्पना थी।
विचारों की कोई औसत या निर्धारित कीमत नहीं होती। विचारों का रचयिता अपनी खुद की कीमत तय करता है, और अगर वो स्मार्ट होता है तो उसे वो कीमत मिल जाती है। व्यावहारिक दृष्टि से हर अमीरी की कहानी उस दिन से शुरू होती है जब विचारों का एक रचयिता और विचारों का एक विक्रेता इकट्ठे होते हैं और मिलकर काम करते हैं। कार्नेगी ने अपने आसपास ऐसे लोगों को इकट्ठा कर लिया था जो वो सब कर सकते थे जो कार्नेगी नहीं कर सकते थे। लोग जो विचारों को जन्म देते थे, लोग जो उन विचारों को कर्म में परिवर्तित कर सकते थे और उन्हें और दूसरों को बेहद अमीर बनाते थे। करोड़ों लोग जिंदगी भर ब्रेक या मौके की तलाश करते रहते हैं। हो सकता है उनकी खुशकिस्मती से उन्हें कोई मौका मिल भी जाए, परंतु सबसे सुरक्षित योजना यही है कि किस्मत के भरोसे हाथ पर हाथ रखकर न बैठा जाए। मुझे एक सुनहरा ब्रेक मिला जिससे मुझे मेरे जीवन का सबसे बड़ा अवसर मिला, परंतु 25 साल के लगन भरे प्रयासों के बाद ही ये अवसर मेरी पूंजी बन पाया। ये ब्रेक था कि मैं एंड्रयू कार्नेगी से खुशकिस्मती से मिला और मुझे उनका सहयोग मिला। उस अवसर पर कार्नेगी ने मेरे मस्तिष्क में एक विचार का बीज बोया। वो बीज ये था कि मैं उपलब्धि के सिद्धांतों को सफलता की फिलॉसफी के रूप में व्यवस्थित करूं। इन 25 सालों में हुए शोध में जो खोजें हुई हैं, उनसे हजारों लोगों ने लाभ उठाया है और कई लोग इस फिलॉसफी को अपनाकर अमीर बन चुके हैं। शुरुआत आसान थी। ये एक विचार था जिसे कोई भी विकसित कर सकता था। मुझे सहायता देने वाला ब्रेक कार्नेगी से मिला था, परंतु लगन, निश्चित लक्ष्य, लक्ष्य को हासिल करने की इच्छा और 25 वर्ष की लगन का क्या कोई अर्थ नहीं है। ये कोई सामान्य इच्छा नहीं थी जो इतनी निराशा, लोगों द्वारा निरुत्साहित किए जाने, अस्थायी पराजय, आलोचना और समय की बर्बादी के बावजूद बनी रही। ये एक धधकती हुई इच्छा थी, एक दीवानगी थी। जब मेरे दिमाग में ये विचार कार्नेगी ने बोया तो इसे जिंदा बने रहने के लिए मनाया गया, इसकी देखभाल की गई और इसे आकर्षित किया गया। धीरे धीरे ये विचार अपनी ही शक्ति से इतना शक्तिशाली हो गया कि इसने बाद में मुझे मनाया, मेरी देखभाल की और मुझे प्रेरित किया। पहले आप विचारों को जीवन और एक्शन और मार्गदर्शन देते हैं, फिर वे स्वयं शक्तिशाली बन जाते हैं और अपने रास्ते के तमाम अवरोधों को हटा देते हैं। विचार अमूर्त शक्तियां हैं, परंतु उनमें भौतिक मस्तिष्कों से अधिक शक्ति होती है जिनसे वे उत्पन्न होते हैं। उनमें जिंदा बने रहने की शक्ति है और ये शक्ति तब भी बनी रहती है जबकि उन्हें जन्म देने वाला मस्तिष्क धूल में मिल चुका होता है।